क्लास 10th का चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है एग्रीकल्चर। बच्चों, इंडिया के बारे में आप जानते हैं कि इंडिया गाँव का देश है और बहुत सारी जनसंख्या यानी कि 75% जनसंख्या एग्रीकल्चर वर्क पे डिपेंडेंट है। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस किस टाइप की यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है। ठीक है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। कृषि के रूप से इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है। 2/3 पॉपुलेशन इसकी किस में एंगेज है बच्चों? एग्रीकल्चरल वर्क में एंगेज है। ठीक है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये कौन सी एक्टिविटी में आती है? एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है ये, जिसमें कि क्या होता है बच्चों? प्रोड्यूस होता है, फूड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जिसे कि क्या करते हैं हम? कंज्यूम करते हैं। और ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है बच्चों? रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे आप लोग चिप्स खाते होंगे, ठीक है, बनाना चिप्स। बनाना कहाँ पर होता है बच्चों? प्लांटेशन में होता है। प्लांटेशन के पास ही इंडस्ट्रीज सेटअप किया जाता है ताकि उनसे जो रॉ मटेरियल है इजीली मिल सके और उसे किसी न किसी इंडस्ट्री के वर्क में लगाया जा सके। तो रॉ मटेरियल्स भी हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है, कृषि से ही मिलता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए कि नेम सम इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स, यानी कि ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज के नाम बताइए जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पर बेस्ड है। ठीक है। जैसा एक तो मैंने आपको बता दिया बनाना चिप्स इंडस्ट्री। ठीक है। इसी तरीके से और इंडस्ट्रीज आपको बतानी है। अब देखते हैं बच्चों, जो सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट बच्चों? टी, कॉफ़ी, जो मसाले हैं वो सब क्या होते हैं? एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। ठीक है। यानी कि बाहर के देशों में भी भेजे जाते हैं एज इट इज़। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग की। टाइप ऑफ फार्मिंग में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। लेकिन यहाँ हम कुछ डिफरेंट टाइप के नाम देखेंगे जो कि आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रूप में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फार्मिंग, इट इज़ एन ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। बहुत पुराने समय से ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी कि एग्रीकल्चर है वो बहुत सारे समय से हमारे देश में की जा रही है। ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मैथड हैव चेंज। इतने सारे सालों से एग्रीकल्चर करते हुए इसके मैथड्स में, इसके टूल्स में क्या है बच्चों? चेंजेस आते रहे हैं। अब जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें भी चेंजेस आए हैं। टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या हुई है? चेंज हुई है। ठीक है। एंड हाउ अलग अलग स्तर पर अलग अलग टेक्नोलॉजी चेंज हुई। जैसे पहले हाथ से कटाई की जाती थी, अब मशीनों के द्वारा कटाई की जाती है। ठीक है। सोशियो कल्चरल इसलिए कहते हैं बच्चों, इसमें काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है और वो आपस में क्या करते हैं? कल्चर को भी क्या एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। ठीक है। अब सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। अब जो कृषि है वो कैसे से शुरू होगी? सब्सिस्टेंस यानी कि केवल खाने मात्र से ना लेकर किसके लिए हो गई है? कमर्शियल यूज के लिए की तरफ ये कृषि बढ़ चुकी है। ठीक है। अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर के एक टाइप की जो कि है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है उसका टाइप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जैसा कि इसके नाम से ही है बच्चों, प्री यानी कि जो पहले से जो की जा रही कृषि है, पुराने तरीकों से जो खेती की जा रही है उसे क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों? ये ओल्ड मेथड है। ठीक है। इसके टूल्स कैसे हैं बच्चों? पुराने टूल्स हैं, जैसे दाव, हाउ, ये सारी जो चीज़ें हैं, हाउ और दाव, ये पुराने टूल्स हैं जो कि किस में यूज़ किए जाते हैं? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में यूज़ किए जाते हैं। और ये किस पर डिपेंडेंट है बच्चों? मॉनसून पर डिपेंडेंट है। ठीक है। और इसमें जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो यूज़ होते हैं। और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उस पर ये कृषि डिपेंडेंट है। ठीक है। और कई जगह कहाँ पर की जाती है? ये ऐसी जगह जहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं। ठीक है। अब ट्राइब्स रहती हैं और वो जिस खेती को करती हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका एक और नाम भी है जिसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न। बच्चों आपने पढ़ा होगा झूम कल्टीवेशन, ये वही है। ठीक है। स्लैश एंड बर्न में क्या होता है कि लैंड के एक पैच को क्लीन किया जाता है, उससे जो पेड़ वगैरह है या वहाँ पर जो उगी वनस्पति है उसे काट कर जला दिया जाता है और उस जले हुए राख में ही सीड्स मिलाकर स्प्रेड कर दिया जाता है।
और बारिश आने के बाद उस सीड में से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, और वही एग्रीकल्चर का जो वो टर्म है वो स्लैश एंड बर्न कहलाता है। और इसे जूम कल्टीवेशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक पैच पर खेती करने से लगातार उस वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, और फिर वो लोग उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे पैच ऑफ लैंड को जाकर क्लीन करते हैं, और फिर वहाँ पर उसी तरीके से नए सिरे से वो खेती का काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चों क्या होती है, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और इसे शिफ्टिंग फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो लैंड है वो अपने आप को रिप्लेनिशिंग करती है, यानी कि अपने आप को उपजाऊ करती है, अपने आप को चेंज करती है। ठीक है, और इसे बहुत सारी जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पाम लव कहते हैं इसे मणिपुर में, और दीपा कहते हैं इसे बस्तर में, जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और अंडमान निकोबार में भी इसे किस नाम से जाना जाता है, दीपा। ऐसे ही जो वर्ल्ड के बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उसमें इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है, जो कि अलग अलग नामों से जानी जाती है। ठीक है बच्चों, इसी पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम सच टाइप ऑफ फार्मिंग, जो कि जूमिंग कल्टीवेशन कहलाती है, इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। तो उसका इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में अलग अलग जो नाम है वो बताने हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग, क्या आप कुछ क्रॉप्स के नाम बता सकते हो जो कि इस फार्मिंग के द्वारा उगाई जाती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है बच्चों इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जैसा कि इसके नाम से ही है। इसमें क्या होता है बच्चों, मॉडर्न टूल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ ज़्यादा होती है, हाई पॉपुलेशन है। ठीक है, हाई पॉपुलेशन होने के बाद किस पर प्रेशर होता है, लैंड पर प्रेशर हो जाता है। किसके लिए, जो पॉपुलेशन है उसकी जो खाने की ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पर आ जाता है, लैंड पर। लैंड बच्चों लिमिटेड है, लैंड बढ़ नहीं सकती। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो नए नई जो वैरायटीज़ हैं, नए जो एक्सपेरिमेंट है, जो वैज्ञानिक खोज है, वो किसके ऊपर की जाती है, फसल के ऊपर की जाती है, सीड के ऊपर की जाती है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ यूज़ की जाती हैं, इस जगह इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में वो यूज़ की जाती है। ये क्या है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर भी ज़्यादा मिल जाती है यहाँ पर लोगों को। ठीक है, आप हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल, अब यहाँ पर बायोकेमिकल बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और जो इनपुट्स है और जो इरिगेशन है वो भी क्या है, ज़्यादा उसमें यूज़ किया जाता है। जो मॉडर्न तरीके से है उनसे ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर्स हो गया, इन टाइप के जो टूल्स हैं, या इरिगेशन के लिए नलकूप हो गए या स्प्रिंकलर्स हो गए, ये सारे मेथड किसमें यूज़ किया जाता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इसका मेन मकसद क्या है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेना, और लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो यूज़ करनी पड़ती है इसमें। अब जो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि नेम सम स्टेट्स इंडिया के कुछ स्टेट हैं जिसमें ये एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, वेयर सच इंटेंसिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस, जहाँ ये इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है उन स्टेट्स के आपको क्या करने हैं बच्चों, नाम बताने हैं। ठीक है, वाई दिस सिचुएशन अकर, ये सिचुएशन सारी क्यों हुई है, ये सारी सिचुएशन हुई है बच्चों राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है जो हमें पूर्वजों के द्वारा मिला गया अधिकार है, यानी कि एक जमीन है, एक किसान की, एक मान लो ये जमीन है, उसके 4 पुत्र हैं, तो उस जमीन के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 4। उन चारों में से अगर अगले बच्चे के भी 2 या 3 बेटे हैं तो उसकी जमीन के उतने ही नेक्स्ट टुकड़े होते जाएंगे। इसलिए जो जमीन है वो कैसे हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई है। ठीक है, अब इससे टुकड़ों में बढ़ने के कारण क्या हो गया है, जो लैंड साइज है वो क्या हो गया, कम हो गया है। अब लैंड साइज कम होने के कारण जो खाने वाले हैं उनकी संख्या तो बढ़ रही है, तो इससे क्या हो गया, जो इसने क्रिएट किया, एनॉर्मस प्रेशर किया एग्रीकल्चर पर। जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर ज़्यादा दबाव आ गया, ज़्यादा लोग बढ़ गए, उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए लैंड पर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट और थर्ड पार्ट है जो कि कमर्शियल फार्मिंग। जैसा कि इसके नाम से ही जाना जाता है, कमर्शियल फार्मिंग मतलब वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती में क्या किया जाता है बच्चों, इसमें बड़े बड़े खेत होते हैं जिसमें कि फार्मिंग का कार्य किया जाता है। ये फार्मिंग अपने घर के प्रोडक्शन के लिए नहीं होती, बल्कि किसके लिए होती है, कमर्शियल यूज़ के लिए होती है। इसके आसपास इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर ली जाती है।
आसपास जो रोड फैसिलिटीज़ है या ट्रांसपोर्टेशन है उसकी फैसिलिटी कर ली जाती है। लेबर इंटेंसिव होती है ये, इसमें लेबर की ज़रूरत ज़्यादा होती है और इसीलिए ये जो कमर्शियल फार्मिंग है इसे हम मॉडर्न इनपुट्स के द्वारा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसमें मॉडर्न इनपुट्स क्या क्या चीज़ यूज है, हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं HYV सीड्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है, HYV सीड्स जैसे कि हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि पहले जो प्राचीन समय में एक गेहूं के एक दाना बोने पर जो बाली होती थी उसमें 10 से 12 क्या होते थे, दाने निकलते थे। और HYV सीड में एक बाली में 25 से 30 उसकी संख्या होती है, इनकी जस्ट डबल। ठीक है, और वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, किसके लिए, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके। ठीक है, आप जो कमर्शियलाइजेशन है किसका, एग्रीकल्चर का, वो क्यों करना पड़ा बच्चों, एक रीजन से दूसरे रीजन को स्पेशलाइज करने के लिए उसको क्या कर दिया, कमर्शलाइज कर दिया। जैसे पंजाब और हरियाणा में पानी की अवेलेबिलिटी होने के कारण वहाँ वीट को क्या कर दिया गया, एक कमर्शलाइजेशन के रूप में एक बड़ी फसल बना दिया गया और राइस को बड़ी फसल बना दिया गया। उसी तरह इनके अलावा जैसे पंजाब और हरियाणा में राइस क्या है, कमर्शियल क्रॉप है, तो उड़ीसा में वो कमर्शियल क्रॉप नहीं है, कौन सी के रूप में की जाती है, वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के रूप में की जाती है। ठीक है, राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट उड़ीसा इट इज एन सब्सिस्टेंस क्रॉप। उड़ीसा में कैसी है ये, सब्सिस्टेंस क्रॉप्स है जो कि वहाँ लगातार उगाई जा रही है एक नॉर्मल फसल की तरह। अब कमर्शियल फार्मिंग के कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स कौन कौन से हैं बच्चों, कि ये जो कमर्शियल फार्मिंग है ये सिंगल क्रॉप उगाई जाती है एक बड़े एरिया में। जैसे आपने टी प्लांटेशन का सुना होगा, कॉफ़ी का सुना होगा, ठीक है, बनाना प्लांट्स का सुना होगा, रबड़ प्लांट का सुना होगा, ये सारी किस्में आती हैं, ये सिंगल क्रॉप उगाई जाती है एक बड़े एरिया में। ठीक है, अब इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ये दोनों, एक तो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ये दोनों क्या होती है, साथ साथ होती हैं। और जो इसमें क्या होता है, ज़्यादा कैपिटल यानी कि पैसा इसमें ज़्यादा लगा होता है। ठीक है, माइग्रेंट लेबर, इसमें जो लेबर होती है वो माइग्रेंट होती है। ठीक है, और प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स, अब जो खेती है एग्रीकल्चर है उससे क्या मिलता है बच्चों, रॉ मटेरियल मिलता है। ठीक है, और उस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज में जाकर एक किसमें प्रोडक्ट के लिए, रेडी प्रोडक्ट के रूप में तैयार करके मार्केट पर भेजा जाता है। अब जब मार्केट पर भेजना है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या, किस चीज़ की जरूरत होती है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन की या कनेक्टिविटी की। मार्केट्स की जहाँ कनेक्टिविटी होगी वहीं ये जो इंडस्ट्री है वहाँ उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी।